हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिकेट्सिया। शुरू करते हैं। रिकेट्सिया क्या है? एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जो कि डिजीज़ ट्रांसफ़र करता है, हम कह सकते हैं। और ये जो डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, इसके लिए एजेंट कौन यूज़ होता है इस डिजीज़ में? लाइस, टिक्स, माइट्स, फ्लीज़। ये सब रिकेट्सिया जो बैक्टीरिया है उसको ट्रांसफ़र करते हैं वन ह्यूमन से अनदर ह्यूमन तक। और रिकेट्सिया की कई सारी स्पीशीज़ भी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट हैं। और ऑस्ट्रेलिया से हम कह सकते हैं नेटिव एरिया इसका ऑस्ट्रेलिया है, जो कि लोगों में डिजीज़ को स्प्रेड करती है, फैलाती है। कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। ये स्पीशीज़ हैं किसकी? हमारी रिकेट्सिया की, जिनकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। जैसे कि रिकेट्सिया ऑस्ट्रेलिस है, क्वींसलैंड टिक्स टाइफस, ओरिएंटिया, सिट्सगैमुजी, स्क्रब टाइफस, रिकेट्सिया हनी, रिकेट्सिया टाइफी। इन सब से ही क्या होता है, बॉडी पे पूरे रैशेज होने शुरू हो जाते हैं। बॉडी पूरी रेडिश हो जाएगी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। रेड पैचेस बॉडी पे बनने शुरू हो जाते हैं, फीवर होता है, हेडेक होता है। ये सब इनके सिम्टम्स हैं। और जो ये फैलती हैं, कैसे फैलती हैं? ये जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की जो स्पीशीज़ हैं, इनको फैलाने वाला जो एजेंट है वो कौन है? लाइस, माइट्स हम कह सकते हैं, फ्लीज हम कह सकते हैं। और ये भी, इनको भी कौन लेके जाता है? यहाँ पे एक और आ जाएगा हमारा जो माइस होगा, या फिर जो हम कह सकते हैं रैट जो होते हैं, उनके साथ फ्लीज, लाइस, ये सब ज़्यादा फैलते हैं। और लाइस, फ्लीज, यही सब इस बैक्टीरिया को एक ऑर्गेनिज्म से, एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग तक स्प्रेड करता है। तो ये 4 हमारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी वजह से हमें रिकेट्सिया नामक डिजीज़ हो सकती है। रिकेट्सिया ब्रोंज़िकी क्या करती है? ये भी एक एपिडेमिक टाइफस डिजीज़ फैला सकती है। बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि एक तरीके से महामारी ऑस्ट्रेलिया में जो आई थी वो रिकेट्सिया ब्रोंज़िकी की वजह से आई थी। और अचानक से नेचुरली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नेचुरली नहीं होती है ये डिजीज़। एक जैसे कोविड का हमारे पास एक एग्जांपल है कि कोविड अचानक से नहीं आया था, धीरे-धीरे लोगों को पता चला था। और ये भी एक तरह की महामारी थी जिसका कोई भी हमारे पास इलाज नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो धीरे-धीरे इसका ट्रीटमेंट पता चला हमें। अ, उसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ रिकेट्सियल इन्फेक्शन आर स्प्रेड। ये जो रिकेट्सियल इन्फेक्शन है ये फैलता कैसे है? देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन, हार्ड ब्लैक सोर कोल्ड एंड स्कार फर्स्ट अपीयर एट द बाइट साइट वेयर द इन्फेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हैंड पे या फिर बॉडी पे कहीं पे भी अगर लाइस बाइट करता है, या फिर माइट्स या कोई भी ऐसा एजेंट जो कि बैक्टीरिया को स्प्रेड कर सकता है, वो हमें बाइट करेगा तो हमारा जो स्किन का वो एरिया है उसके ऊपर एक स्कार बन जाता है। ब्लैक कलर का एक एरिया, वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक हम कह सकते हैं एक होल टाइप सा या फिर सर्कल बन जाता है। और उसके बाद वो बॉडी में धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। अदर टिपिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इनके? फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, मसल्स एक जिसको बोलते हैं, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स, कफ हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं। डायग्नोज कैसे करेंगे इस डिजीज को? Given that these infections are not common and usually mild, they can be difficult to diagnose. अगर किसी को कफ हो जाए तो कफ से थोड़ी ना पता चलेगा कि रिकेट्सिया हुआ है। या किसी को रैशेज हो जाते हैं तो हम सोचेंगे कि वैसे एलर्जी होगी। तो ये जो सिम्टम्स है ये नॉर्मल से सिम्टम्स हैं। तो इसको डायग्नोज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जब तक डायग्नोज का पता लगे कि ऐसी डिजीज हो सकती है, डायग्नोज करेंगे, तब तक ये बॉडी में बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी। तो while sign and symptoms can suggest the diagnosis, a definite diagnosis is made with a blood test. तो हम कैसे करते हैं डायग्नोज? ब्लड टेस्ट के साथ या फिर स्किन बायोप्सी। फॉर एग्जांपल पूरी बॉडी पे रेशेज हैं तो वहाँ से स्किन का एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं और फिर उस एरिया में पूरा चेक किया जाता है। उस जो स्किन का हमने पार्ट लिया उसमें पूरा चेक किया जाता है कि इसमें किस तरीके का बैक्टीरिया जो है ग्रो कर पा रहा है। तो उसके हम कहेंगे कि स्किन बायोप्सी करना। और ब्लड टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये सब तरीका हम अपना सकते हैं डायग्नोज करने के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? टाइम बिटवीन बिकमिंग इन्फेक्टेड एंड डेवलपिंग सिम्टम्स। मतलब अगर फॉर एग्जांपल
कोई भी ह्यूमन बीइंग है और उस ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन हुआ है, लाइस या फिर किसी भी माइस ने या फिर फ्लीज ने उसकी बॉडी में रिकेट्सिया बैक्टीरिया को रिलीज कर दिया है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी बॉडी में वो फैलना शुरू हो जाएंगे, स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। स्प्रेड कैसे होते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी स्प्रेड हो सकते हैं और वो उसके साइटोप्लाज्म में भी स्प्रेड हो सकते हैं। वेरी करता है कि किस तरीके की स्पीशीज बॉडी के अंदर एंटर हुई है। ठीक है, हमने 4 स्पीशीज देखी है रिकेट्सिया की, तो किस तरीके की एंटर हुई है उस पर डिपेंड करता है। और फिर धीरे धीरे बॉडी में सिम्टम्स ग्रो होने शुरू होते हैं, सिम्टम्स डेवलप होने शुरू होते हैं, सॉरी, बिटवीन 3 to 10 डेज, 3 से 10 दिन का नॉर्मली हम कह सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड हमारा होगा। उसके बाद आता है इन्फेक्शियस पीरियड, टाइम ड्यूरिंग विच एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर। जब एक इंसान 10 दिन तक इस बीमारी से जूझ रहा है तो फिर उसकी बॉडी में ये जो बैक्टीरिया है वो और भी ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा कि एक इंसान से दूसरे इंसान को जब वो बीमारी लगती है तो वो इंसान, एक पर्सन हमारे लिए क्या हो जाएगा? इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शंस आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डायरेक्टली नहीं फैलेगा पर्सन टू पर्सन, बट कैसे कैसे फैलता है? लाइस या फिर फ्लीज। ठीक है, और क्या हो सकता है? लाइस, फ्लीज, माइट्स, ये सब इसके क्या है? एजेंट है। जब एक बाइट करेगा एक पर्सन को, माइट पर्सन को बाइट करता है इन्फेक्टेड पर्सन को और फिर वो किसी दूसरे पर्सन को जाके बाइट करेगा। ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए? ट्रीटमेंट कुछ एंटीबायोटिक है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, डीऑक्सीसाइक्लिन विच रिड्यूसेस द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, जो कि इस इन्फेक्शन से कुछ हद तक हमें ठीक कर सकती है और इसकी जो सीवियरिटी है, मतलब जो ज़्यादा चांसेस है फैलने के, उसको रोक सकती है। अब हम कुछ इसको थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं, वैसे यहाँ तक भी आप इसको देख सकते हैं, बट थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्सियल इन्फेक्शन, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक्सक्लूजन ऑफ पीपल विद रिकेट्सियल इन्फेक्शन फ्रॉम चाइल्ड केयर, प्री स्कूल, स्कूल, मतलब उनसे हमें अलग रहना है, जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसको अलग रखना है, एक्सक्लूड करके रखना है। देयर इज नो वैक्सीन, क्योंकि इसकी, जैसे कोविड की वैक्सीन नहीं थी स्टार्टिंग में, इसकी भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वर लॉन्ग स्लीव्ड प्रोटेक्टिव क्लोथ, पूरी हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना है, अच्छे से कपड़े पहनने हैं फुल स्लीव्स के। ब्रॉड ब्रिम्ड हैट, पूरी अच्छे से कैप डालनी है जिससे हेड पूरा कवर हो जाए। और ह्यूमन को, मतलब हमें कोशिश करनी है कि किसी भी टिक्स या फिर लाइस या फिर माइट्स के कांटेक्ट में हम ना आए, जैसे कि बुश वॉकिंग, झाड़ियों के बीच में चलते हैं, खेतों में जाते हैं, तो ऐसे एरिया से बचना चाहिए उस टाइम पे। एंड कैंपिंग इन इन्फेक्टेड एरिया, जैसे हम कैंप लगाते हैं कई बार किसी भी इन्फेक्टेड एरिया में या फिर किसी फॉरेस्ट में, तो ऐसे टाइम में जब हम ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो हमें बचना चाहिए ऐसी जगह से। यूज एन इंसेक्ट रिपेलेंट कंटेनिंग डीट और पिकार्डिन एंड एग्जामिन योर स्किन फॉर पॉसिबल बाइट्स, अपने लिए एक इंसेक्ट रिपेलेंट रखना चाहिए ताकि इसको स्प्रे करके अपने आप को हम बचा सके, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी तरह की लाइस से, माइट से, स्पेशली बिहाइंड द ईयर्स, क्योंकि हमारे जो ईयर्स के पीछे वाला एरिया है या फिर जो हेड के पीछे बैक वाला जो एरिया है, या फिर ग्रोन जो हमारा एब्डोमेन और थाइस के बीच का जो एरिया है, आर्म पिट का जो एरिया है या जो नीज वाला एरिया है हमारा, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये जो लाइस हैं, माइट्स हैं, ये मिल सकते हैं और हमें इनको बॉडी से दूर रखना है। तो हमें क्या यूज़ करना है? इंसेक्ट रिपेलेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये इंसेक्ट बॉडी के पास आएंगे तो ये क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं और हमें उससे बचना है तो हम क्या करेंगे? इंसेक्ट रिपेलेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम वीडियो को दोबारा नहीं शुरू कर रहे, बस थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे कि ये जो हमने रिकेट्सिया किया है, ये रिकेट्सिया क्या है, कैसा बैक्टीरिया है? ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव होता है, शेप इसकी कैसी है? प्लियोमॉर्फिक रोड शेप है। और पैरासाइट ऑफ अर्थ्रोपोड, अर्थ्रोपोड मतलब जैसे फ्लीज है, लाइस है, ये सब क्या है हमारे? ये सारे हमारे अर्थ्रोपोड के अंदर आते हैं। अर्थ्रोपोड आपको पता होगा, फाइलम, जिसमें सारे हमारे इंसेक्ट आते हैं ज़्यादातर। नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन,
ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन है दूसरे ह्यूमन को डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगी डिजीज। कौन फैलाता है? टिक्स, फ्लीज, लाइस और माइट। डिस्पाइट द सिमिलर नेम रिकेट्सिया, रिकेट्सिया सुन के कुछ लोगों को लगता है कि रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से डेफिशिएंसी होती है इस डिजीज को ही रिकेट्सिया कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। रिकेट्सिया बैक्टीरिया डू नॉट कॉज रिकेट्स। तो रिकेट्सिया अलग है, रिकेट्स अलग है, दोनों अलग अलग है। इन द पास्ट पोजिशन समवेयर बिटवीन वायरस एंड ट्रू बैक्टीरिया, स्टार्टिंग में जब नहीं पता था इसके बारे में, तो हमें नहीं पता था कि ये बैक्टीरिया है, तो इसको एक पोजीशन दी गई थी पास्ट में, वायरस और ट्रू बैक्टीरिया के बीच में इसको रखा गया था, क्योंकि उस टाइम तक कंफर्म ही नहीं हुआ था कि जो रिकेट्सिया की जो स्पीशीज है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं वो वायरस है या फिर कोई बैक्टीरिया है। आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कैसे होते हैं। नेमिंग द जीनस रिकेट्सिया, इसका नाम कैसे पड़ा रिकेट्सिया का? इज नेम्ड आफ्टर हवार्ड टेलर रिकेट्स। 1871 में इनका जन्म होता है, 1910 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हु स्टडीड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इन द बिटर रूट वैली ऑफ मोंटेना, इन्होंने स्टडी की थी रॉकी माउंटेन पे स्पॉटेड फीवर इन द बिटर रूट वैली ऑफ मोंटेना। रिकेट्स वॉज डिवोटेड टू हिज रिसर्च, मतलब बहुत ज़्यादा डिवोटेड, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था, अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व करके, खाना पीना सब भूल जाना। तो उसने क्या किया, मतलब एक होता है ना किसी में बहुत ज़्यादा लगन होना, तो किसी चीज़ के बारे में डायग्नोज करने के लिए, चेक करने के लिए खुद को ही इंजेक्ट कर लेना। इंजेक्टेड हिमसेल्फ विद पैथोजन टू स्टडी देयर इफेक्ट, किसी भी पैथोजन के इफेक्ट को जानने के लिए खुद को ही इंजेक्ट कर लेता था वो। ठीक है, हवार्ड टेलर रिकेट्स जो है ये खुद को ही इंजेक्शन लगा लेते थे किसी भी पैथोजन के का अगर इसको इफेक्ट जानना होता था तो। इन 1910 में जब रिकेट्स बिकेम इंटरेस्टेड इन ए स्ट्रेन ऑफ टाइफस, रिकेट्स के बारे में जब ये स्टडी कर रहे थे तो इनको जब उसके बारे में स्टडी करते टाइम इनको लगा कि ये खुद को इंजेक्ट करके चेक करना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, नोन एज टेबेडिलो ड्यू टू ए मेजर आउटब्रेक इन मेक्सिको सिटी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेक्सिको सिटी में रिकेट्स फैला हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, उसकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक या फिर जो भी इन्होंने उसके लिए ट्रीटमेंट सोचा उसको खुद को ही इंजेक्ट कर लिया। और हुआ क्या उससे, वो जो खुद को ही इंजेक्ट किया उससे इनकी खुद की डेथ हो गई। ही हिमसेल्फ डाइड ऑफ द डिजीज, उस बीमारी से खुद ही मर गए। ठीक है, कब? 1910 में। तो एक स्टोरी थी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, इसके इसी की वजह से इसका नाम क्या है, रिकेट्सिया। अब ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने पढ़ा है इसके अंदर क्या क्या होता है, रिकेट्सिया में डीएनए भी है, रिकेट्सिया में आरएनए भी है, और इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब साइकिल में यूज होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी ये करता है। और अगर किसी की बॉडी में एंटीबायोटिक, किसी की बॉडी में रिकेट्सिया है और वो एंटीबायोटिक खा रहा है तो रिकेट्सिया को इनहिबिट किया जा सकता है, रोका जा सकता है फैलने से। कौन सी एंटीबायोटिक रोक सकती है? टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोएम्फेनिकोल रोक सकती है। स्टार्टिंग में जब सोचा था कि शायद हो सकता है कि ये एक वायरस है, तब क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी थी, स्मॉल साइज का, स्टेन पुअरली विद ग्राम स्टेन, ग्रोज ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट एक्सेप्ट कोक्सीला। ठीक है, ये सब माना था जब इसको वायरस की तरह हमने लिया था। रिकेट्सिया सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन एंट्री, growth, replication within the cytoplasm of eukaryotic host cell. That's why they cannot live in artificial nutrient environment and is grown either in tissue or embryo culture. रिकेट्सिया सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन, अगर किसी को रिकेट्सिया नामक डिजीज है तो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है उसकी एंट्री पे, ग्रोथ पे और रेप्लिकेशन पे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में रिकेट्सिया नामक जो बैक्टीरिया है वो एंट्री कर चुका है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन बॉडी में हो रही है, या उसकी जो सेल्स हैं, बॉडी की जो सेल हैं साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहा है रिकेट्सिया, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है डेथ हो जाए। दैट्स वाई दे कैन नॉट लिव इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट। इसीलिए क्या कहा गया है कि इनको
न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट मीडिया में नहीं रख सकते क्योंकि बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। एंड इज ग्रोन ईदर इन टिश्यू और एम्ब्रियो कल्चर। इनको कहाँ ग्रोन किया करवाया जाता है? टिश्यू में या फिर एम्ब्रियो कल्चर में। मतलब इनको आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडिया में हम ग्रो नहीं कर सकते। जैसे हम नॉर्मली स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए कुछ अपने एक्सपेरिमेंट अगर पढ़ा है तो मीडिया वगैरह प्रिपेयर करके इनको हम ग्रो नहीं करवा सकते, बल्कि अगर इनको हमें ग्रो कराना है रिकेट्सिया को तो हमें इनको एम्ब्रियो या फिर किसी आर्टिफिशियल कल्चर को ना लेके एम्ब्रियो या फिर किसी टिश्यू के अंदर ही हम इनको ग्रो करा सकते हैं। रिजर्वायर इनका एनिमल्स या फिर अर्थ्रोपोड ही हो सकता है, उन्हीं के अंदर ये ग्रो होंगे। कौन ग्रो होगा? रिकेट्सिया जो बैक्टीरिया है। ह्यूमंस आर एक्सीडेंटल होस्ट। ह्यूमंस की बॉडी में अगर ये आ जाते हैं तो एक्सीडेंटल होस्ट की तरह उसको माना गया है। रिकेट्सिया जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। LPS सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह इसकी सेल वॉल होगी। कंसिस्ट ऑफ 3 जेनरा इसमें होते हैं, रिकेट्सिया, एर्लिकिया, कोक्सीलिया। ये 3 जेनेरा हैं किसके? किसके हैं 3 जेनेरा? रिकेट्सिया के 3 जेनेरा हैं। इंट्रासेलुलर लोकेशन टाइफस ग्रुप साइटोप्लाज्म में, स्पॉटेड फीवर ग्रुप न्यूक्लियस के अंदर। मतलब कहाँ ग्रो होगा? अगर जो रिकेट्सिया बैक्टीरिया है टाइफस ग्रुप बॉडी में आया है तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रो करना शुरू करेगा। स्पॉटेड फीवर आया है तो न्यूक्लियस में जाके ग्रो करना शुरू करेगा। कोक्सीला या फिर इर्लिकिया आया है तो वो साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल होता है वहां जाके ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। कौन? रिकेट्सिया। तो ये डिपेंड करता है उसके स्पीशीज के ऊपर। Engold ticks attached to the back of toddler head, adult thumb shown for scale। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हेड पे चिपक जाते हैं टिक्स कुछ, तो एडल्ट थंब शोन फॉर स्केल ये इसमें दिखाया भी हुआ है पिक्चर में। माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में हमें रिकेट्सिया का जो ये बैक्टीरिया है कैसा नजर आता है। अब ये कुछ स्पीशीज है रिकेट्सिया की जिनसे अलग अलग तरह की डिजीज होती है और इसमें से कुछ हमने की भी है। प्रोन्जिके में क्या होता है? हमें फीवर होता है, एपिडेमिक टाइफस, ब्रिल-जिंजर डिजीज। रिकेट्सिया टाइफी में भी हमें एपिडेमिक टाइफस, इसमें भी फीवर और बहुत ज़्यादा बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं। रिकेट्सी में भी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, बॉडी पे स्पॉट स्पॉट बन जाते हैं। कोरोनरी बाउंटेनियस फीवर जिसमें हमें लंग्स में प्रॉब्लम होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। पल्मोनरी जो रेस्पिरेशन है हमारा उस पर इफेक्ट आएगा। ऑस्ट्रेलिस में ऑस्ट्रेलियन टिक टाइफस, साइबेरियन टिक टाइफस, रिकेट्सियल पॉक्स। तो ये अलग अलग तरह की डिजीज है, अलग अलग तरह की स्पीशीज से होने वाली। और कैसे फैलती है, रिजर्वायर कौन कौन है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें से जो कुछ हैं वो हम साथ साथ कवर करते चलेंगे अभी। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इंक्यूबेशन, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी बैक्टीरिया आता है, एंट्री करता है और उसकी बॉडी में वो कुछ दिन रहता है, डेवलप करता है अपने आप को, अपना नंबर बढ़ाता है बैक्टीरिया, तो उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। लोकल रिएक्शन कॉज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी और to tick or vector product। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एट द साइट एंड लेटर डिसेमिनेट वाया लिम्फेटिक सिस्टम। पहले क्या करता है? फैलता है बॉडी में, ठीक है। बाद में क्या करता है? डिसेमिनेट वाया लिम्फेटिक सिस्टम। फिर पूरी बॉडी में पहले तो मल्टीप्लाई करेगा, नंबर बढ़ा लेगा अपना, और फिर पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फैल जाएगा, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। बैक्टीरिया जो रिकेट्सिया बैक्टीरिया है अगर वो बॉडी में आता है तो मैक्रोफाज उसको फेगोसाइटोज कर लेंगे, इंगल्फ कर जाएंगे, निगल लेते हैं। बट अगर हमारा मैक्रोफाज हुआ कमजोर तो वो उसको फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहले क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा बॉडी में आने के बाद, इन्फेक्शन होगा जब, उसके बाद पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारी जो बॉडी है, बॉडी में क्या होते हैं? कुछ मैक्रोफाज होते हैं, ठीक है। मैक्रोफाज पता होगा आपको मैक्रोफाज क्या होता है। और ये जो मैक्रोफाज है ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज कर लेते हैं, उनको निगल जाते हैं।
फर्स्ट बैरियर टू रिकेट्सियल मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारी पहली रुकावट होती है बॉडी के अंदर इसको फैलने से रोकने के लिए। किसको? बैक्टीरिया को। कौन सा बैक्टीरिया? रिकेट्सिया। ठीक है। इफ नोट, अगर ये मैक्रोफाज इसको नहीं रोक पाता बैक्टीरिया को, तो क्या होगा? 7 से 10 दिन के अंदर पूरी बॉडी में रिकेट्सिया फैल जाएगा और हमारी सेल के न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे वो फैलना शुरू कर देगा। इन्फेक्टेड सेल शो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन एंड इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन। जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगी उनमें अंदर की तरफ इंक्लूजन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये है हमारी सेल और ये है न्यूक्लियस। तो जब यहाँ जो बैक्टीरिया होंगे वो ऐसे अंदर की तरफ इंक्लूजन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर न्यूक्लियस में होगा तो न्यूक्लियस में ऐसे अंदर की तरफ इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बनाने शुरू कर देंगे। कौन? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? रिकेट्सिया। एंडोथेलियल डैमेज एंड वेस्कुलिटीज प्रोग्रेस कॉजिंग डेवलपमेंट ऑफ मैक्यूलोपैपुलर स्किन रैशेज, पेरीवेस्कुलर टिश्यू नेक्रोसिस, थ्रोम्बोसिस, एस्कीमिया। बॉडी हमारी पूरी रेडिश हो जाती है, स्किन में थोड़ा सा ब्लड क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और जो हमारा सर्कुलेशन है ब्लड का वो प्रॉपर नहीं रहेगा। इससे क्या होगा? पूरी बॉडी रेडिश डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या होगा उसके लिए? इनको स्प्रेड होने से रोकना होगा। और स्प्रेड होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक। ठीक है। एंटीबायोटिक इनके लिए लेनी पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद क्या आता है? डिससेमिनेटेड एंडोथेलियल लीजन लीड्स टू इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी। अब जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, डिससेमिनेट हो जाएंगे, तो ये क्या बनाने शुरू करेंगे? एंडोथेलियल लीजन लीड टू इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी। मतलब ये बहुत ज़्यादा अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं अपने आप को। एडेमा, हीमोरेज, हाइपोटेंसिव शॉक। ये आप साइकिल से देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये देखिए, इससे एक अंदर गया, एंट्री हुई और धीरे 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 इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलेट बर्ड्स। धीरे धीरे इसकी बाइनरी डिवीजन हुई, फिर बाइनरी डिवीजन हुई और ये पूरा इसने बना लिया बाइनरी फ्यूजन ऑफ रेटिकुलेट बॉडी। धीरे धीरे फिर और भी ज़्यादा डिवीजन हुई और फिर ये क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा इसमें जाके और ये फिर से बहुत ज़्यादा नंबर इसका इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से फैलना शुरू हो जाती है। एंडोथेलियल डैमेज कैन लीड टू एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग सिस्टम। और इससे होगा क्या? कि हमारा जो क्लोटिंग सिस्टम है, ब्लड क्लोटिंग का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो हमारा बॉडी के अंदर ब्लड है वो क्लोट बनाना शुरू कर देगा। जिससे क्लोट बनाने शुरू करेगा तो क्या होगा? हमारी जो स्किन है बाहर से ही हमें वो क्लोट दिखाई देंगे। क्लोटिंग मतलब रैशेज, रेड रेड रैशेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी इसी तरीके से सेम जो ये साइकिल हमने की है, सेम इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा? जो एलिमेंट्री बॉडीज हैं वो फैलनी शुरू होगी और फिर टारगेट न्यूक्लियस को जाके या फिर हमारी साइटोप्लाज्म के जाके डैमेज करती है बैक्टीरिया। रिकेट्सियल इन्फेक्शन क्लासिफिकेशन, टाइफस फीवर ग्रुप, एपिडेमिक टाइफस, एंडेमिक टाइफस। स्पॉटेड फीवर ग्रुप कौन सा है? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, साइबेरियन टिक टाइफस, बोटोनियस फीवर, ऑस्ट्रेलियन टिक फीवर, रिकेट्सियल पॉक्स। ये दो अलग अलग तरह के फीवर के ग्रुप इसमें बता रखे हैं, टाइफस और स्पॉटेड। दोनों ही अलग हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। रिकेट्सिया प्रोजोकी में वेक्टर क्या है हमारा? ह्यूमन बॉडी लाउस, ह्यूमन हेड लाउस। पीरियड 5 से 21 दिन में फैल जाता है बॉडी के अंदर। 20 से 30% अगर अनट्रीटेड पर्सन है तो उसकी डेथ हो जाएगी। 20 to 30% चांसेस है। सिम्टम्स क्या है? हेडेक, चिल्स, जनरलाइज्ड मिलेगिया, हाई फीवर, वॉमिटिंग, मैक्यूलर रैश आफ्टर 4 to 7 days, लेग्स कॉन्सिशियसनेस मतलब बेचैनी टाइप होना। अब इसमें क्या होगा? दिस अकर्स आफ्टर द पर्सन इज रिकवर्ड फ्रॉम एपिडेमिक टाइफस एंड रीएक्टिवेशन ऑफ रिकेट्सियल प्रोन्ज़ोकी। रिकेट्सिया कैन रिमेन लेटेंट रीएक्टिवेट मंथ्स, मतलब कई साल बाद भी दोबारा ये डिजीज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक हुआ तो दोबारा नहीं होगी, दोबारा भी हो सकती है मंथ्स आफ्टर ईयर के बाद भी।
और सेम सिम्टम्स रहेंगे वही आइडेंटिकल ओरिजिनल जैसे पहले थे। दिस reactivation event can then be transmitted to another individual थ्रू फीकल मैटर। ये एक इंसान से दूसरे में फैल सकता है फीकल मैटर के थ्रू और फॉर्म द फोकस फॉर अ न्यू एपिडेमिक ऑफ टाइफस। एक नए ऑर्गेनिज्म कोई भी इंफेक्टेड हो सकता है इस तरीके से। माइल्ड इलनेस और लो मोर्टिलिटी रेट इसका होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डेथ रेट नहीं होगी, कम मोर्टिलिटी रेट है और थोड़ा सा बीमार बीमार सा फील करते हैं इसके अंदर। कोज क्या है रिकेट्सिया टाइफी? वेक्टर रेट फ्ली। इन्फेक्शन क्या है? अक्कर आफ्टर रेट फ्ली बाइट, जब रेट हमें बाइट करेगा, ये बना ये बाइट करेगा, दिखने में इतना अच्छा सा है पर जब ये बाइट करेगा तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। Murine typhus is an under-recognized entity, is often confused with viral illness. Most people who are infected do not realize that they have been bitten by fleas. कि उनको किसी ने काटा है पता भी नहीं चलेगा। और ये जो रेड फ्ली है ये बॉडी में पूरा अच्छे से किसको फैला देता है? रिकेट्सिया टाइफी को फैला देता है। उससे होगा क्या? फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा हमें। सिम्टम्स सेम है जो हमने पहले वाले में किया, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर वगैरह ये सब हमें होगा। 50% चांसेस हैं पेशेंट में डेवलप ए डिस्क्रीट रैश 6 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ साइन, कि बॉडी में पूरे रैशेज वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे। 45% चांसेस हैं न्यूरोलॉजिकल साइन सच एज कन्फ्यूजन, स्टपर, सीजर इम्बैलेंस, मतलब थोड़ा बेचैनी टाइप होना और अच्छा फील ना लगना, किसी भी एक काम पे फोकस ना होना, कन्फ्यूजन में रहना, तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। आर रिकेट्सिया इन्फेक्शन अक्कर आफ्टर टिक बाइट, जब कोई भी टिक बाइट करेगी उसके बाद इन्फेक्शन होगा। 1 हफ्ता लगता है पूरा बॉडी के अंदर इसको इंक्यूबेट होने में। बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज ये है। मोर सिमिलर टू टाइफस फीवर बट द रैशेज अपीयर अर्लियर एंड इज मोर प्रोमिनेंट। इसमें जो बॉडी में रैशेज बनते हैं वो पहले बन जाते हैं, मतलब बहुत पहले ही बन जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स सेम रहेंगे। एक दिया हुआ है इमेशेस, वॉमिटिंग जिसको कहा है, पैरोटिसिस जिसमें हमारी पैरोटिड ग्लैंड स्वेलअप हो जाती है, सूज जाती है, और मैक्यूलोपैपुलर रैशेज, बॉडी पे पूरा रेड रेड रैशेज हो जाना, पेटिकल रैशेज, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, फॉरगेटफुलनेस मतलब भुलक्कड़पन, ठीक है, चीज़ों को भूल जाना, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट स्पीशीज है हमारी आर अकेरी, रिकेट्सिया अकेरी, माइट्स से फैलती है और इसमें हमें क्या होगा? चिकन पॉक्स की तरह लगेगा, जैसे ये आपको सिम्टम्स इसमें आप देख सकते हैं। आई होप इट इज विजिबल। ये भी आपको विजिबल होगा और ये वाला भी आपको विजिबल होगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है चिकन पॉक्स की तरह, इस ऐसे हमें बॉडी पे पूरा फैल जाएगा, ये बॉडी पे ऐसे चिकन पॉक्स की तरह साइन आपको दिखेंगे। फीवर होगा इसमें भी, वीकनेस आ जाएगी, एकाई मसल्स, मोस्ट डिस्टिंक्टिव सिम्टम्स इज द रैश दैट ब्रेक आउट, स्पेनिंग द इन्फेक्टेड पर्सनस एंटायर बॉडी, मतलब खुजली सी होना पूरी बॉडी में ऐसे फील होना, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अदर स्पॉटेड फीवर क्या है? क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ अदर स्पॉटेड फीवर्स आर वेरी सिमिलर टू रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। क्लिनिकल सिम्टम्स दोनों में सेम ही है इनमें। मैक्यूलोपैपुलर रैशेज, रैशेज आप देख पा रहे हैं, अर्ली मैक्यूलर रैशेज ऑन सोल ऑफ फीट, कैसे रैशेज बॉडी पे पूरे पे रैशेज हैं, और ये पूरे हाथ पे किस तरीके से रैशेज है। लेट पेटिकल रैशेज ऑन पाम एंड फोरआर्म। कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिकेट्शियल डिजीज, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? ब्रोंकोन्यूमोनिया, लंग्स से रिलेटेड, हमारी जो ब्रोंकाइज है वो इन्फेक्टेड हो सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, डीफनेस, बहरापन आ जाना, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, मायोकार्डिटिस मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, एंडोकार्डिटिस हार्ट लाइनिंग में प्रॉब्लम आना, और ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस हमारी किडनी में प्रॉब्लम आना। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इस डिजीज़ की वजह से, रिकेट्शियल डिजीज़ की वजह से। लेबोरेटरी डायग्नोज, कल्चरल एंड आइसोलेशन, कैसे हम लेबोरेटरी में इसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा टेस्ट हमें करना पड़ेगा? सीरोलॉजिक टेस्ट। कल्चरल एंड आइसोलेशन, ब्लड इज इनोकुलेटेड
इन गाइनी पिग माइस ऑब्जर्व ऑन 3rd-4th वीक। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लड लेना पड़ेगा, इज इनोकुलेटेड, ठीक है। इनोकुलम मतलब हमें पिग से या माइस से हमें क्या लेना पड़ेगा, ब्लड लेना पड़ेगा और 3rd to 4th वीक तक उसको ऑब्जर्व करना है। एनिमल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट रिकेट्सियल स्पीशीज कैन वेरी। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो दोनों का रिस्पॉन्स है वो वेरी कर सकता है। हो सकता है पिग और माइस दोनों अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करें। डिफिकल्ट एंड डेंजरस बिकॉज ऑफ द हाईली इन्फेक्शियस नेचर ऑफ रिकेट्सिया, बहुत जल्दी फैलता है इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। सिम्टम्स क्या है, राइज इन टेम्परेचर, ऑल स्पीशीज, बुखार आ जाना, फीवर आ जाना, स्क्रोटल इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, नेक्रोसिस जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्क्रोटल इन्फ्लेमेशन हो जाना, वहाँ पे स्वेलिंग होना, और रिकेट्सिया टाइफी, रिकेट्सिया कोरोनरी, रिकेट्सिया एक्केरी, रिकेट्सिया ये एक्सेप्ट प्रोन्जुकी, ये सब इसके सिम्टम्स हैं प्रोन्जुकी को छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्ट रिकेट्सिया प्रोन्जुकी, ये सब सिम्टम्स हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट, वेल फेलिक्स टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इनडायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस, डायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस, ये सब इसके सीरोलॉजिक टेस्ट हैं। एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंटीबॉडी आई होप आपको पता हुआ क्या होता है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करके हम इसको पता लगा सकते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी करके। ये वाला आपने शायद अगर पढ़ा है, एंटीबॉडी और एंटीजन वाला टेस्ट हम करके पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे एंटीजन अटैच हो गया या नहीं हुआ तो उस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। रिकेट्सिया नामक जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में है या नहीं है तो किस तरह का है या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में नॉट वेरी सेंसिटिव, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये बहुत ज़्यादा। इनडायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस बहुत सेंसिटिव है, स्पेसिफिक है। अलाउ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन IgM और IgG, ये दो हमारी क्या है एंटीबॉडीज हैं और ये हेल्प करती हैं डायग्नोज करने में। डायरेक्ट डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, द ओनली सीरोलॉजिक टेस्ट दैट इज यूजफुल फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये एक ओनली एकमात्र हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो कि यूजफुल है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। 100% स्पेसिफिक है, 70% सेंसिटिव, अलाउइंग डायग्नोसिस इन 3 to 4 days इनटू द इलनेस। उसके बाद आता है वेल फेलिक्स टेस्ट। इसके अंदर क्या क्या होता है, हिट्रोफिलिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन जैसे कि ब्लड, हम ब्लड का टेस्ट करते हैं उसमें क्या होता है, अगर ब्लड टेस्ट आपने किया है, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं A B O, उसमें एग्लूटिनेशन होता है, मतलब अगर हमारा ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है तब तो वो ठीक है, लेकिन जो ब्लड ग्रुप हमारा नहीं है वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाता है, एक तरीके से ब्लड इकट्ठा हो जाना, कोएगुलेट हो जाना, उसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो यहाँ भी सेम है, हिट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट यूजिंग नॉन मोटाइल प्रोटियस वल्गैरिस स्ट्रेन। यहाँ पे हम एक नई स्ट्रेन यूज करते हैं चेक करने के लिए रिकेट्सियल एंटीबॉडीज इन पेशेंट सीरम। पेशेंट का जो सीरम हम लेंगे उसके अंदर, सीरम के अंदर हमें चेक करना है कि रिकेट्सिया बैक्टीरिया है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा नॉन मोटाइल प्रोटियस वल्गैरिस स्ट्रेन। अब प्रोसीजर क्या है, सीरम इज डाइल्यूटेड इन 3 सेपरेट सीरीज। जो भी सीरम हमने लिया है, ठीक है, जो भी सीरम हमने लिया है 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उसको हमें लेना होगा। ओके, followed by addition of equal amount of OX19, OX2, OXK in 3 separate series of test tube। ये हमें तीनों ऐड करने हैं 1 by 1। उसके बाद क्या करना है, 37 डिग्री सेल्सियस तक ओवरनाइट इसको रखना है, पूरी रात। ऑब्जर्व फॉर एग्लूटिनेशन, और नेक्स्ट डे हमें चेक करना है कि किस में एग्लूटिनेशन हुआ है किस में नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लूटिनेशन हम चेक कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन विद OX19, जिसमें हमने OX19 डाला वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन। इसका मतलब कौन सा बैक्टीरिया है, एपिडेमिक एंडेमिक टाइफस, ठीक है, जिससे हमें टाइफस एक तरीके से फीवर वाला जो रिकेट्सिया था वो उसमें मिलेगा।
स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन विद ओक्स 19 एंड ओक्स 2, अगर ये दोनों है तो स्पॉटेड फीवर होगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन विद ओक्स के, अगर ये वाला है ओक्स के, तो उससे क्या होगा, स्क्रब टाइफस होगा बाय ओरिएंटिया सिट्सगैमुजी। ठीक है, नाम थोड़ा सा इसका है बट ये ऐसे ही आपको लर्न करना है। जैसे हम ब्लड ग्रुप का टेस्ट करते हैं ना कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ऐसे ही सेम है यहाँ पे। वहाँ हम एंटीजन जो यूज़ करते हैं वो नाम अलग होते हैं, सेम इसी तरीके से 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में सीरम लेंगे और इसमें 1 बाय 1 ये हम चेक करेंगे। अगर वैसे ये तीनों ही डालने हैं, इसमें भी और ये इसमें भी, ये ठीक है। और फिर तीनों का क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें चेक करना है। रिजल्ट भी आपको दिया गया है, इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, और अगर ओक्स 19 है तो क्या रिजल्ट है, ओक्स 19 और ओक्स 2 है तो स्पॉटेड फीवर हो सकता है, ओक्स के है तो स्क्रब टाइफस हो सकता है। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह का रिकेट्सिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये एक एंटीबॉडी टेक्निक इन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखा रखा है कि कैसा दिखता है। इम्यूनो फ्लोरेसेंट, उसके अंदर ये कैसा दिखता है। उसके बाद ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक थेरेपी जब हम लेते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरह की हम थेरेपी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम थेरेपी लेंगे तो उसका फ़ायदा है। अगर फर्स्ट वीक में ही हमने थेरेपी ली है, एंटीबायोटिक थेरेपी ली है, तो वो ज़्यादा अच्छे आउटकम्स देती है, बेस्ट आउटकम्स देती है। ठीक है, सॉरी। फीवर यूजुअली सबसाइड विद 24 टू 72 आवर्स, अगर इतने दिन तक फीवर रहता है आफ्टर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक ले रहे हैं लेकिन फिर भी फीवर इतने टाइम तक के लिए रहता है, तो इफ फीवर फेल्स टू सबसाइड विद द यूज ऑफ सुटेबल एंटीबायोटिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डायग्नोज कराना पड़ेगा। ठीक है, डायग्नोज कराना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में हम एंटीबायोटिक थेरेपी ले लेते हैं तो वो बेस्ट आउटकम है, बट फिर भी अगर ठीक नहीं होता तो हमें डायग्नोज कराना पड़ेगा। डीऑक्सीसाइक्लिन इसके लिए एक ड्रग है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और ये प्रेफर की जाती है ओवर टेट्रासाइक्लिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्सियल इन्फेक्शन। अगर किसी भी स्पीशीज़ का इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है रिकेट्सिया से रिलेटेड, तो डीऑक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज़ की जा सकती है। क्लोरोएम्फेनिकोल भी यूज़ की जा सकती है अल्टरनेटिव, एज एन अल्टरनेटिव। Recent data from Europe suggest that fluoroquinolones such as ciprofloxacin or flexin may be effective in the treatment of certain rickettsial disease. तो यूरोप ये कुछ और भी सजेस्ट करता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिप्रोफ्लोक्सिन एंड ओफ्लोक्सिन। ठीक है, ये भी इफ़ेक्टिव हो सकती है इसके ट्रीटमेंट के लिए, बट आपको जो एक याद रखनी है वो डीऑक्सीसाइक्लिन, ये तो बिल्कुल आपको याद रखनी ही है, डीऑक्सीसाइक्लिन। ठीक है, अल्टरनेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोएम्फेनिकोल। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जितनी भी स्पीशीज़ हैं रिकेट्सिया की, उनका आपको याद करना है कि वेक्टर क्या है और कैसे फैलता है। सिम्टम सब में सेम ही है। ज़्यादातर सब में बॉडी में रेड कलर के जो रैशेज़ हैं वो होते हैं। एक आपको याद रखना कि जो ज़्यादा इन्फेक्टिव है, जो ज़्यादा डेंजरस है, वो क्या है, मोस्ट सीरियस, ये रिकेट्सिया रिकेट्सी जो ज़्यादा मोस्ट सीरियस फॉर्म है, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड भी इसमें हमारी स्वेल हो जाती है और फॉरगेटफुलनेस भी हो सकता है, भूल जाना चीज़ों को, बॉडी पे रैशेज हो जाना, एब्डोमिनल पेन होना, तो ये सब सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स नॉर्मली सेम है सब में, रैशेज अपीयर होना। और रिकेट्सिया रिकेट्स नहीं है जो विटामिन डी से होता है, दोनों डिफरेंट है। तो ये था हमारा रिकेट्सिया। होप कि आपको अच्छी लगी है वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।